बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस सीधी बात कार्यक्रम में मेरे साथ हैं राजस्थान के मूर्धन्य पत्रकार और हम सब के बड़े भाई ओम जी माथुर साहब। हम उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज माथुर साहब जो सीधी बात हम करने जा रहे हैं वो पार्श्व में हरियाणा का चुनाव है जिसके परिणाम आए हैं, राष्ट्रव्यापी उसके असर की आशा है। और ऐसे में जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम उन चुनावों के संदर्भ को देखना चाहें तो देखना होगा हमें लगभग एक साल 10 माह पूर्व की वो घटना जब राजस्थान में भाजपा सरकार आई। राजस्थान में भाजपा सरकार आने के बाद माननीय भजनलाल जी को मुख्यमंत्री पद का दायित्व मिला और दायित्व मिलने के बाद अनेकों आशाओं के अंकुर वापस से उगे और ऐसा लगने लगा कि राजस्थान में आमूल चूल परिवर्तन भाजपा करने जा रही है, नीतियों के स्तर पर भी, नियत के स्तर पर भी। और ऐसी एक आशा वास्तव में जगी कि एक आम आदमी की सरकार आई है और एक आम आदमी अब नेतृत्व करेगा जो आम आदमी के दुखों से, आम आदमी के सरोकारों से संबंधित होगा। और ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि पिछले 10 महीनों का अगर हम आकलन करना चाहें तो प्रशासनिक आधार पर राजस्थान की सरकार को किस स्तर पर आप आंकते हैं प्रशासन की दृष्टि से? देखिए तोमर साहब, जब भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो हर कोई चौंक गया था क्योंकि वो पहली बार विधायक बने थे। लेकिन चूंकि संगठन से वो जुड़े हुए रहे थे, भाजपा के कार्यकर्ता जुड़े रहे थे, इसलिए एक उम्मीद थी उनसे, एक नया चेहरा था, नया विश्वास था लोगों में। क्योंकि राजनीति में आज जब ये चल रहा है, जमे जमाए नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनका वर्चस्व राजनीति में चल रहा है, तब भजनलाल जी से काफ़ी उम्मीद थी। उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन जो परिवर्तन राजस्थान के नागरिक देखना चाहते थे, जो भाजपा से उनकी अपेक्षाएँ थी, मुझे लगता है अब तक भाजपा सरकार उन पर खरा नहीं उतर पाई है। मेरा कहने का आशय है कि प्रशासनिक स्तर पर आप देख लीजिए या संगठन स्तर पर देख लीजिए, भाजपा अपना वो तेवर नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। मैं आपको बताऊं, आप देख लीजिए आज भी राजस्थान में अपराधों में नियंत्रण पूरी तरह नहीं हो पाया है, भ्रष्टाचार आज है, यहाँ पे अफसरशाही आज भी हावी है। तो जो परिवर्तन, जो चीज़ अशोक गहलोत छोड़ के गए थे, वो नीतियाँ, वो नीयत बदली हुई नजर नहीं आ रही है। क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि राजस्थान में भाजपा की सरकार के सामने जितनी चुनौतियां बाह्य स्तर पर थी उससे ज्यादा आंतरिक स्तर पर आई, चाहे वो किरोड़ी लाल जी के माध्यम से हो, चाहे वो आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जी के माध्यम से हो, चाहे बैरवा जी के? इसे कैसे देखते हैं? ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है तोमर साहब। मेरा तो मानना है कि बाह्य स्तर से ज्यादा चुनौतियां भजनलाल जी को आंतरिक स्तर पर सहनी पड़ रही है। अब आप किरोड़ी लाल मीणा जी को देखिए, हालांकि उनका विद्रोही स्वभाव रहा है और जिस पार्टी में रहे उन्होंने अपनी पार्टी को हमेशा असमंजस में लाके खड़ा किया है, आज भी वही कर रहे हैं। अब हो सकता है उसके पीछे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, लेकिन पार्टी को देखना चाहिए, जब आपका वरिष्ठ नेता अपनी सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है तो उसका आम लोगों में क्या असर जाता है। अब किरोड़ी लाल मीणा साहब कह रहे थे पिछले दिनों इंटरव्यू में, कहा कि मेरे पास सभी नेताओं की जन्म कुंडली है। अब ये बहुत बड़ा आरोप होता है। इसका मतलब है कि आपके नेता, आपके मंत्री विधायक भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं या किसी ऐसे काम में संलिप्त हैं जो जनहित में नहीं है। उसके अलावा आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने आरपीएस का मुद्दा लगातार उठाया, अब भी वो उठा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरह सचिन पायलट ने अशोक गहलोत को पूरे टाइम परेशान किए रखा सरकार बनने के बाद, वो स्थितियां, वो रोल अब किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस में निभा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी स्वीकार्यता आम जन के बीच में ज्यादा बढ़ाई और सरकार की स्वीकार्यता को कम किया? बिल्कुल, मीणा हमेशा जमीनी नेता रहे और संघर्ष भी जमीनी स्तर पर करते रहे। उनके दूसरी बात क्या है कि तोमर साहब वो हमेशा जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते रहे, तो लोगों को उनमें विश्वास भी रहता है। हो सकता है उनको सरकार बनने में उम्मीद रही हो कि मुझे अच्छे पद से नवाजा जाएगा, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, मंत्रालय अच्छा मिलेगा, लेकिन मंत्रालय के नाम पे उनको जो मंत्रालय दिया उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। हो सकता है उससे उनमें नाराजगी हो, इसलिए वो आए दिन कटाक्ष करते हैं। फिर अभी आप देख लीजिए उप मुख्यमंत्री का मामला चला, हालांकि सच कितना है सोशल मीडिया बाकी रह गया है, लेकिन कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, उनके बेटे का मुद्दा चला। तो ये जो इस तरह की जो बातें आती है, अब बहुत सारे विधायक हैं वो सरकार से नाराज है, उनके काम नहीं हो रहे, उनके तबादले नहीं हो रहे। सही विधायक आज भी कहते हैं कि हमारे इलाके में आज भी वही अफसर काम करते हैं जो अशोक गहलोत ने लगाए थे। तो जब
विधायकों के काम नहीं होंगे तो कार्यकर्ताओं के काम नहीं होंगे, कार्यकर्ताओं की नाराजगी उनसे होंगी। और इसका असर आप देखिए, भाजपा के संगठन अभियान चल रहा है, सदस्य उस पर पड़ रहा है। भाजपा को 1.25 करोड़ का टारगेट दिया था केंद्रीय संगठन ने, आज तक उनके 40 लाख के लगभग सदस्य बने हैं, जबकि अब उनको 25 अक्टूबर जो लास्ट डेट रखी है भाजपा की, हालांकि वो पाबंदी हटा ली गई है। अभी 90 लाख सदस्य और बनाने उनको। सदस्य कौन बनाएगा? विधायक, सांसद, पार्षद, चेयरमैन। लेकिन जब उनके काम नहीं होंगे, जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो भी कार्य नहीं करेंगे आगे। दूसरी बात आप देखिए, पहले जो है 10 महीने हो गए, राजनीतिक नियुक्ता का लाभ जिनको मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। आपने पार्षद मनोनीत नहीं करे। इस तरह आप नगर परिषदों, पालिकाओं पार्षद मनोनीत करके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। आपने एडीए नगर परिषदों में अध्यक्ष नहीं बनाए। आपने करीब 70 या 72 बोर्ड निगम होते हैं राजस्थान में, उसमें 2 या 3 के अध्यक्ष बनाए। तो ये जो लाभ, ये अशोक गहलोत भी ये करते थे। वो सालों तक 5 साल में से 4 साल से गुजार देते थे। आपको 10 महीने हो गए, आपने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ाया अभी तक। तो इससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी और उसका असर संगठन पे भी और सत्ता पे भी हो रहा है। दूसरी बात, भजन लाल जी के लिए ऐसा कयास चलने लग गया कि जिस तरह उनकी पर्ची खुली थी, वो पर्ची की सरकार ही चला रहे हैं। अब ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है, ये तो प्रशासन कब से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कहा जाता है कि प्रशासन में उनकी पकड़ आज भी नहीं है। ये भी संभव है कि पहली बार के विधायक हैं, तो ये भी संभव है कि अफसरशाही जो बहुत चतुर और सयानी होती है इस मामले में, नेताओं को पढ़ने में और समझने में, तो ये भी संभव है कि उनकी बात नहीं मानी जा रही हो। दूसरी बात, दिल्ली से हालांकि उनको पूरा मुझे लगता समर्थन है केंद्रीय आलाकमान का, उसके बाद वो कमजोर क्यों है, ये मेरी समझ से परे है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये बात समझ से परे है कि समस्त शक्ति और समस्त बैकअप जब दिल्ली से उन्हें प्राप्त है, तो फिर ये मैसेज क्यों निकलने के आ पा रहा है कि प्रशासनिक चाक चौबंदी पूरी तरह से आ गई। एक तरह से आपकी बातों को अगर मैं देखूं तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत 2 सरकार चल रही हो, उन्हीं पॉलिसियों को, उन्हीं नीतियों को, उन्हीं व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया जा रहा हो। तो बात यह है कि जब आपके सामने योगी सरकार जैसा एक उदाहरण है कि प्रशासन को किस तरह चाक चौबंद किया जा सकता है, आपके सामने देश में सबसे बुरी स्थिति में कानून व्यवस्था की दृष्टि से गुजरने वाला राज्य थोड़े दिन पहले तक उत्तर प्रदेश था, लेकिन योगी जी के आने के बाद आज मिसाल दी जा रही है सारे देश में कि वहां का आप देखिए कानून व्यवस्था, तो उस व्यवस्था, कानून व्यवस्था की सख्ती को यहां क्यों नहीं लागू किया जा सकता? क्यों नहीं भजन लाल जी समस्त शक्ति और समस्त बैकअप होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा और कानून की स्थिति में उम्मीद के अनुसार सुधार ला पा रहे हैं? आपको क्यों लगता है कि कहां पिछड़ रहे हैं हम? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो प्रशासनिक स्तर पे उनको पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत का सरकार चलाने का अपना अंदाज था, क्योंकि बहुत घाघ और पके पकाए नेता थे, उनका अफसरशाही को नियंत्रण में करना आता था, अपने पक्ष में भी और विपक्ष में भी। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि भजन लाल जी संगठन से जुड़े हुए आदमी रहे, उनका प्रशासन पे इतना ना कभी पकड़ रही, ना उनका मेरे का दखल रहा होगा, तो या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, और या जो भाजपा के सरकार के सलाहकार हैं वो उन्हें सही सलाह नहीं दे पा रहे। और मेरा तो तोमर साहब मानना है कि राजनीति में आप किसी कनिष्ठ को आगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन राजनीति में अनुभव और जनार्दन होना बहुत जरूरी है। इसके बिना कोई भी नेता उस स्तर पर नहीं जा सकता जहां वो जाना चाहता है। आज वसुंधरा जी थी, उनका जनाधार भी था, उनके प्रशासनिक अनुभव भी था, और हमने वो सरकार चलते हुए देखी है, और 10 महीने से हम सरकार चलते हुए भी देख रहे हैं। आप बताइए, हर मंत्री सरकार में सरकार के कामकाज को लेकर अखबारों में टिप्पणी कर देता है। ये भाजपा कभी, मेरे लगता है भाजपा चरित्र कभी नहीं रहा है। कांग्रेस का चरित्र और चलन रहा है कि वो कभी भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो भाजपा में ये चीज आई है, ऐसा लगता है कांग्रेस के हम कल्चर को लेके आ रहे हैं। तो ये जो इससे जो मैसेज जा रहा है लोगों में, वो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अशोक गहलोत पार्ट 2 चल रहा है अभी तक तो, और अशोक गहलोत खुद परसों कह चुके हैं। और अगर अशोक गहलोत जी की बात की जाए तो अशोक गहलोत जी के साथ एक और बात जो बेहतरीन जुड़ी हुई है वो ये है कि सरकार सामने वाली सरकार के विध्वंसक कार्यों की रणनीति के रूप में उन्हें हमेशा प्राप्त हुई है, लेकिन उनके 5 साल के कारनामों के बलबूते पर सरकार वापस दूसरे दल को मिली है। बिल्कुल। तो अशोक गहलोत जी ने सरकार को संवारा नहीं है। सरकार आखिर 5 साल पूरे होते होते अशोक गहलोत जी के हाथ से रेत की तरह फिसलती गई है। तो उनके कामकाज को हम उदाहरण तो नहीं मान सकते, हम ये तो नहीं मान सकते कि सरकार चलाने का बेहतरीन अनुभव अशोक गहलोत जी के पास था, क्योंकि उन्होंने सरकार प्राप्त की है, जनता के द्वारा दी गई, लेकिन खोई है खुद के द्वारा। तो हर बार जब वो सरकार खोते हैं तो हमारे भजन लाल जी, जिनसे इतनी उम्मीदें, एक आम आदमी का मुख्यमंत्री है, जब एक आम आदमी का मुख्यमंत्री है तो उससे अपेक्षाएं भी आम आदमी की बढ़ जाती हैं। और इन बढ़ी हुई अपेक्षाओं में
ये पहली बार हो रहा है, जैसा आपने भी कहा, ये पहली बार हो रहा है कि कैडर बेस पार्टी के अंदर मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह के बयानात जारी कर देते हैं, जैसे लगता है कि सरकारी या पार्टीगत नियंत्रण जो है वो बहुत कमजोर हो रहा है। कहीं पार्टीगत नियंत्रण का कमजोर होते जाना भजन लाल जी की कमजोरी का कोई इसके पीछे कहीं कुछ आप घालमेल देखते हैं क्या? हो सकता है संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हो वो भी इस बात से संतुष्ट नहीं हो। देखिए, ये तो आप राजनीति में होता है कि कोई भी अपने से कनिष्ठ को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है और उसमें बैरियर लगाए जाते हैं। हो सकता है भजन लाल जी के पीछे भी इस तरह काम किए जा रहे हो या उन्हें सफल न होने के लिए कुछ साजिश की जा रही हो। लेकिन मेरा कहना है कि जब भजन लाल जी को केंद्रीय स्तर पर पूरी सहयोग है, पूरा बैकअप है, तो उसके बाद वो कदम क्यों नहीं उठा पा रहे? इससे तो संदेह होता है कि केंद्र की इजाजत नहीं दे रहा है। अब मैं कह रहा हूं, अगर किरोड़ीलाल मीणा इतने ज्यादा बयान दे रहे हैं, वो भाजपा की छवि को कलंकित कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। जो भाजपा का चाल चरित्र, चेहरा, अनुशासन जो मुख्य भाजपा का आज तक का हो रहा है, उस पर प्रहार हो रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो इसको तो देखना पड़ेगा तोमर साहब कि इसको किस तरह रोका जाए। या तो केंद्र उनको निर्देश दे कि आप अपने बयान देना बंद कीजिए, और या फिर उनके साथ कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अगर आप कार्रवाई करेंगे तो संदेश जाएगा उसका कि भाजपा इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कार्रवाई जिस तरह से हो रही है वो भी ऐसा लग रहा है जैसे किसी षड्यंत्र का हिस्सा है, क्योंकि आप एक तरफ से देखिए, राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो या भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, इनके अधिकारियों के बच्चों को छोड़ने, लाने, ले जाने के लिए सरकारी वाहन सदा ही जुटे रहते हैं। शहर में लोग देखते रहते हैं कि साहब की मैडम आई हैं, कुछ खरीदारी करेंगी, सरकारी गाड़ी है। और ऐसे में अगर यातायात मंत्री के पुत्र अगर किसी सरकारी गाड़ी को उन्हें एस्कॉर्ट कर रही थी, अगर वो एक बात थी निश्चित रूप से गलत थी और उसके बदले उसकी परिणति हो गई जब उनका चालान काट दिया गया, लेकिन उसको मुद्दा बनाना बाद में ऐसा लगता है कि एक षड्यंत्र जानबूझकर सरकार के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है बैरवा जी के माध्यम से, कि उनके ऊपर ये रशियन वाला जो एक आरोप लगाया गया है, और ये सिद्ध भी हुआ कि ये झूठा है। जिस दिन का और जो समय का दिया गया है वो बाद में सिद्ध हुआ कि उस दिन उस समय पर वहां नहीं थे। लेकिन सरकार के खिलाफ आप ऐसा नहीं देखते कि षड्यंत्र भी किए जा रहे हैं? इन दोनों मुद्दों पे क्या है कि जो प्रतिक्रिया है वो देरी से हुई है। अब देखिए, जब इनको बैरवा जी के बेटे के साथ जो हुआ, उस टाइम बैरवा जी ने पहली प्रतिक्रिया दी, उसने भाजपा की छवि को बहुत कलंकित किया। जिस तरह उन्होंने कहा कि भाई बच्चा ही तो है, 18 साल का नहीं हुआ, तो एक मैसेज गया कि अगर आप मंत्री के बेटे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसकी प्रतिक्रिया बहुत देरी से हुई। अगर वो प्रतिक्रिया पहले हो जाती तो हो सकता है इसका लाभ भाजपा को मिलता कि भाजपा अपने मंत्रियों के बच्चों की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। ये स्थिति बैरवा वाले मामले में हुई। आप देखिए, जब बैरवा जी का मामला उछला सोशल मीडिया पर, उसके बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया ने उस पर टिप्पणी की, उसके बाद आप देखिए कि एकदम से भाजपा के अध्यक्ष को सामने आना पड़ा। या तो आप उस टाइम चुप रहते, इसका जो सुप्रिया कल कह गई उड़ता तीर भाजपा क्यों ले रही है, मैंने भाजपा का नाम नहीं लिया, तो या तो आप प्रतिक्रिया तुरंत देते हैं, बैरवा खुद सामने आते हैं, बोले आप इसकी जांच कराइए या मदन राठौर, लेकिन उसमें आपने देरी करी। उस विलंब से लोगों का शक और गहरा चला गया। और राजनीति में परसेप्शन बनाया जाता है, या आज आप भी मानते हैं राजनीति में जो नहीं होता है वो दिखाया जाता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो एक परसेप्शन बन गया कि साहब बैरवा जी इसमें शामिल है, अब आप उसकी सफाई देते रहिए। ये तो ठीक है, भाजपा ने इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन ये मांग भी निरंतर हर स्तर पे की जा रही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एक संदेश दिया जाए कि चाल चरित्र और चेहरे की पार्टी अपने स्टैंड से बदली नहीं है। तो मूल बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैरवा जी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, पार्टी ने त्वरित इस पर ना तो स्टेप उठाया, ना सफाई दी, ना संगठन ने कोई कार्रवाई उसी समय की जिस समय यह घटना घटी। तो ये किसी स्तर पर एक पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति तो नहीं दिखती? वो तो आप देख ही रहे अपन। मैं 10 महीने में, आप मुझे बताइए जो मूल मुख्य मुद्दे थे जो मूल भाजपा ने उठाए थे चुनाव में, आरपीएससी का जो मुद्दा उठाया गया था उसको भंग करेंगे। मेरा ऐसा मानना है, अगर तो मतलब सरकार तय कर ले कि संस्था का पुनर्गठन करना है, भंग करना है, तो उसको रोक नहीं सकता है। लेकिन आप देखिए 10 महीने हो गए, वो स्थिति चल रही है। आरपीएससी में 2 महीने से चेयरमैन नहीं है। आप कम से कम ईमानदार चेयरमैन लगाइए, 2 मेंबर के पद खाली पड़े, आप अपने तरफ से प्रयास तो कीजिए। वो आज तक आप सब इंस्पेक्टर परीक्षा का मामला देख लीजिए, रोज मीटिंगें हो रही है। अगर आपको रद्द करनी तो रद्द कर दीजिए, और नहीं करनी तो हाँ करिए, पर आप स्टैंड नहीं ले पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है तोमर साहब कि जब तक बाई इलेक्शन नहीं होते हैं साथ, तब तक ये पैरालिसिस ये चलता रहेगा, क्योंकि सरकार को डर ये रहता है कि अगर हमने ऐसा कोई निर्णय लिया जनहित में नहीं हुआ, जैसे सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द कर दी या किसी नेता पे कार्रवाई कर दी, तो उसका जो संदेश जाएगा मुद्दा नकारात्मक जाएगा। और 7 चुनाव जो लड़ने हैं अभी, क्योंकि हालांकि उनमें से 6 सीटें विपक्षी दलों की कांग्रेस की थी, 1 इनकी थी, लेकिन अब तक राजस्थान का इतिहास रहा है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो बाई इलेक्शन में
ज्यादा कामयाब होती है। तो एक तो ये दवा भजनलाल जी निश्चित रूप से होगा, उनकी भी पहली परीक्षा होगी। हालांकि पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव में उनकी हो चुकी है, जिसमें वो मेरे हिसाब से नाकाम रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी उनके लिए कहा जा सकता है 4, 5, 6 महीने में। लेकिन ये लगभग साल भर हो जाएगा, नवंबर में चुनाव होंगे। तो मुझे लग रहा है कि जब तक उपचुनाव नहीं होते हैं राजस्थान में सब ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि सत्ता स्तर पे भी और संगठन स्तर पे कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, शायद सरकार की परेशानी का एक मूल कारण यही है कि लगातार पिछले 10 महीनों से बदलाव की प्रतीक्षा का माहौल बनाया गया है, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या आम पब्लिक के मन में आने लगा कि पर्ची वाली सरकार है और हो सकता है तो अगली बार में कुछ बदलाव हो जाए। इस बदलाव के कारण सरकार अपनी तरफ से प्रभावी कदम या तो उठा नहीं रही है या वो नजर नहीं आ रहे हैं। एक अन्य बात, सरकार को ही सरकार कैसे कमजोर कर रही है, इसका एक उदाहरण बाल मुकुंदाचार्य जी के माध्यम से भी है। बाल मुकुंदाचार्य जी ने भी जिस तरह से अभी आधार कार्ड सेवा देने वाले वेंडरों के ऊपर जिस तरह से बातें कही हैं, सरकार की एक निश्चित पॉलिसी होती है और उस पॉलिसी के अंतर्गत निश्चित रूप से कार्रवाइयां भी होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाइयां प्रशासनिक कार्रवाइयां दिखनी चाहिए, ना कि दमनात्मक या अचानक करे गए कदम। ये जो माहौल बनता है, इससे ऐसा लगता है कुछ लोगों की उच्छृंखलता सरकार की सफलता के पायदान को जो कि ऊपर चढ़ता हुआ दिखना चाहिए, बजाय उसके उतरते हुए दिखने लगता है। पर आप देखिए, ये सब वही लोग हैं जिनको सरकार बनने के बाद सत्ता में हिस्सेदारी की उम्मीद थी, लेकिन नहीं मिल पाई। आप देखिए, बाल मुकुंदाचार्य थे, चाहे किरोड़ीलाल मीणा थे, इन सबकी महत्वाकांक्षाएं थी जो मुझे लग रहा है पूरी नहीं हो पा रही है। तो हो सकता है सबका असर आ रहा हो, लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है जब तक बाई इलेक्शन राजस्थान में नहीं होते हैं और उसमें भी अगर भाजपा को कामयाबी नहीं मिलती है तो हो सकता है कि भजनलाल जी को कुछ सहना पड़े और भी बड़ा झटका। लेकिन जब तक सरकार और संगठन, मुझे तो लगता है सरकार संगठन में बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने स्तर पे चल रही है, संगठन अपने स्तर पे चल रहा है। तो जो भजनलाल जी को सहयोग मिलना चाहिए शायद नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मैं भी यही समझता हूं कि संगठन शक्ति होता है किसी भी सरकार की, और संगठन अगर मजबूती के साथ सरकार के कदमों को सहयोग देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा हो, तो शायद जिस तरह की परेशानियां पिछले 10 महीने में भजनलाल जी को देखनी पड़ रही हैं अपनी सरकार का नेतृत्व करते समय, वो नौबत ही ना आए। अब भजनलाल जी अब 10 दिन बाद विदेश दौरे पे चले जाएंगे वो, तो उसके बाद आप देखिए प्रशासन पूरा ठप हो जाता है एक तरह से। मुख्यमंत्री का बार बार दौरों पे जाना, विदेश जाना, दिल्ली जाना, इससे अफसरशाही उछलन हो जाती है। और अफसरशाही आप जानते हैं अपने स्तर पे अपने हिसाब से काम करती है। उनके लिए सरकार कोई सी आए वो अपनी जगह उसमें बना लेते हैं, और सरकार भी उन पर डिपेंड हो ही जाती है, क्योंकि उनके पास जिस तरह के कामकाज करने के तरीके होते हैं या मंत्रियों को बताने के तरीके होते हैं, तो अफसरशाही कोई भी सरकार है, मंत्री अपने उसको वश में कर लेती है। भजनलाल जी को मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक चातुर्यता दिखानी तो कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो कड़े भी हो और जिनसे संदेश जाए कि मैं मुख्यमंत्री हूं और मुझे केंद्र का सहयोग मिल रहा है। ऐसे 2 फैसले बताइए जो अगर भजनलाल सरकार ले तो उसका मैसेज जो है आम जनता में प्रशासनिक कुशलता को लेकर सबसे पहले उन्हें आरपीसी में फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है और युवाओं का भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज भी, कल भी था, आज भी, भविष्य में और रहेगा। दूसरा, उनको अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ रोक लगानी बहुत जरूरी, जो अभी तक नहीं हो। आप देख लीजिए, रोजाना राजस्थान में कहीं ना कहीं से बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट की खबरें आ रही है। आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार में रोज आप ये कह सकते हैं कि भ्रष्ट तो पहले से थे, पकड़े भाजपा। आप ये चाहे तो सफलता का श्रेय दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो, लेकिन ये कोई सवाल या जवाब नहीं होता है। इसलिए ये 2 काम उनको पहले करने पड़ेंगे, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और आरपीएससी में उनको फैसला लेना पड़ेगा, अगर उन्हें वाकई अपनी प्रशासनिक क्षमता दिखानी है तो दर्शकों, कुल मिला के आज की सीधी बात का लब्बो-लुबाब यह है कि अगर भाजपा की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और भजनलाल जी के कुशल नेतृत्व को स्थापित होना है और एक कुशल राजनेता के साथ साथ कुशल प्रशासक के रूप में अपनी छवि को बनाना है, तो कम से कम 2 बातें ऐसी जरूर हैं जो उन्हें अपने लोगों से, अपने समकालीन नेताओं से बहुत आगे ले जाएंगी। और वो पहली है कि वो युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आरपीएससी के पुनर्गठन, नहीं तो कम से कम पुनर्गठन ना सही, अगर वो राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर नहीं हो सकता है तो उसमें प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां, जैसे कि अध्यक्ष पद पर और 2 खाली पड़े सदस्यों के पदों पर महत्वपूर्ण तरीके उन्हें किया जाए। दूसरा, कानून व्यवस्था के मामले में सख्त कार्रवाई करके एक आम जनता में
सुदृढ़ भाव, जिससे कि वो भयमुक्त हो सके और अपराधियों में भय का भाव पैदा किया जाए। और ये बहुत आवश्यक है आम जन के अंदर सरकार की इकबाल को कायम करने के लिए। तो आज की सीधी बात में इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं हम। हार्दिक आभार और